बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हमने अपनी पिछली क्लास में देतांत के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है तनाव शैथिल्य। ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मौजूद शीत युद्ध की स्थिति के उपरांत आती है। शीत युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वाक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें दोनों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाने के लिए जहां एक और सैनिक अड्डे स्थापित किए, वहीं बहुत सारी सैनिक संधियां भी की। इसके साथ साथ इन दोनों देशों ने तृतीय विश्व के देश, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए सैनिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सहायताएं देना शुरू किया ताकि दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र को इन सारे क्षेत्रों में बढ़ा सकें। तो ये शीत युद्ध में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद देतांत हम लोगों ने पढ़ा अपने पहले पार्ट में, यानी कल की क्लास में, और उसमें हमने तनाव शैथिल्य के बारे में पढ़ा था। तनाव शैथिल्य क्यों शुरू होता है इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी देतांत का कारण ये रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहां अमेरिका के पास परमाणु शक्ति थी और सोवियत संघ के पास नहीं थी, लेकिन 1954 में सोवियत संघ ने भी अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया और इस तरह से दोनों शक्ति संतुलन की स्थिति में आने लगी। इसके अतिरिक्त स्टालिन के बाद सोवियत रूस की जो स्थिति थी वो बदल गई और क्रुश्चेव के आने के बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर जोर दिया जाने लगा। इससे भी काफ़ी हद तक तनाव शैथिल्य की स्थिति बनने लगी। इसके साथ साथ हमने देखा कि आर्थिक सहायता निरर्थक हो रही थी, जन कल्याणकारी कार्यों में ज़्यादा आवश्यकता थी। विभिन्न महाशक्तियों को भी तीसरी दुनिया के जो देश थे, एशिया अफ्रीका के देश थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। वीटो, जिसका प्रयोग या हम कहें दुरुपयोग बार बार हो रहा था, जिसको हम लोग यूएनओ की क्लास में अपनी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ भी सिनेरियो बदलने लगा था। इसके साथ साथ सैनिक गुटबाजी की निरर्थकता भी बढ़ रही थी काफ़ी हद तक, और जो सोवियत संघ था उसकी स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रही थी। उसके पास अन्न की कमी थी और उसे उस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता थी। चीन और सोवियत संघ जो प्रारंभिक काल में एक सी विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा के होने के कारण काफ़ी हद तक मित्रतापूर्ण संबंधों में चल रहे थे, उनमें भी वैमनस्य उत्पन्न होने लगा और इस कारण भी कुछ हद तक देतांत की स्थिति सामने आने लगी। इसके साथ साथ अब जो महाशक्तियों का नेतृत्व था जिन लोगों के हाथ में, जिसमें अमेरिका के हाथ में अमेरिका की जो शक्तियाँ थी वो थी कैनेडी के हाथ में, निक्सन के हाथ में, फोर्ड के हाथ में, कार्टर के हाथ में, और दूसरी ओर सोवियत संघ के जो शासनाध्यक्ष थे बुल्गानिन, क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, तो ये जो नेता थे ये कट्टरपंथी नहीं थे और इन लोगों ने काफ़ी हद तक शीत युद्ध की उन स्थितियों को बदलते हुए देतांत की स्थिति को लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से काफ़ी हद तक ये जो देतांत की प्रक्रिया थी इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन था वो भी अब धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था और वो दोनों महाशक्तियों से अलग रहते हुए इनकी शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा था। आज की क्लास में हम देतांत प्रक्रिया के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण जो है इसका प्रथम चरण, ये 1953 से 1955 तक रहा। इस काल में दोनों महाशक्तियों के बीच अनेक क्षेत्रों में प्रतियोगिता का वातावरण, प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहा, लेकिन 1953 के शुरुआत में कुछ ऐसे संकेत दिए जिन्होंने महाशक्तियों के बीच आंशिक सहयोग के रूप में हमें कुछ संकेत दिखाई देने लगे। इसमें सबसे पहला था 1953 में कोरिया युद्ध की समाप्ति की घोषणा। दूसरा था 1955 में ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि संपन्न हुई और तीसरा था 1955 में पैकेज डील समझौता किया गया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप 16 राष्ट्र, जिसमें 4 पश्चिमी राज्यों के समर्थक राष्ट्र थे, 4 सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्र थे, 8 गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, इनको एक साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में
सदस्यता दी गई। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जहाँ लगातार यूएनओ में वीटो शक्ति का प्रयोग हो रहा था, वहीं पर अलग अलग राष्ट्रों को, जिसमें दोनों तरफ के यानी पश्चिमी राज्यों के समर्थक भी थे और सोवियत संघ के समर्थक भी थे और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भी थे, उनको सदस्यता दी गई। इसी दौरान स्टालिन की मृत्यु हुई और गुटनिरपेक्ष देशों के रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे 1955 का बांडुंग सम्मेलन और अप्रैल 1954 का पंचशील सम्मेलन समझौता हुआ और इन्होंने देतांत को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया। दूसरा जो इसका चरण है वो है 1956 से 1965 तक का काल। ये जो काल है, इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ में तनावपूर्ण संबंध हालांकि बने। उसके दो कारण रहे। एक तो ये कारण रहा कि जहां 1 मई 1960 को U-2 विमान कांड हो गया। हालांकि एक सम्मेलन होने वाला था और उस सम्मेलन में दोनों महाशक्तियां मिलने वाली थी, लेकिन उससे पूर्व ही U-2 विमान कांड हो गया और इस तरह से सम्मेलन विफल हो गया। तो शांति की आशा एक बार लगा कि फिर से तनावपूर्ण संबंधों में बदलने वाली है। दूसरी जो घटना हुई इस दौरान, वो घटना बहुत महत्वपूर्ण थी और उसने साम्यवाद को एक तरह से अमेरिका के द्वार तक उसके दरवाजे तक पहुँचा दिया था। ये था 1962 में क्यूबा संकट। वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हो गई थी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में। दोनों शक्तियों के परमाणु शक्ति में बराबरी के कारण, आपसी भय और अनेक कारणों से हालांकि तृतीय विश्व युद्ध होने से बचा रहा और दोनों राष्ट्रों ने काफ़ी हद तक बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान किया और शांति के प्रयास किए। इन शांति के प्रयासों में इस काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें पहली घटना है 1959 में सोवियत शासक ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना हुई वो थी इस यात्रा के परिणाम स्वरूप मई 1960 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ और अमेरिका और सोवियत संघ के शासनाध्यक्षों की मुलाकात संभव हो सकी। अब आते हैं इसके तृतीय चरण पर। इसका जो तृतीय चरण है, तृतीय चरण में जो प्रमुख बातें हुई मैत्री के लिए, शांति और मैत्री के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। इसमें था 1963 में अमेरिका और सोवियत संघ की राजधानी वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई, जिससे दोनों देशों के शासनाध्यक्ष कोई भी संकटकालीन स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आपस में बातचीत कर सकें और युद्ध की स्थिति से बचा जा सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई वो थी 1963 में दोनों महाशक्तियों के बीच निशस्त्रीकरण यानी जो घातक हथियार थे उनके उत्पादन को कम करने के लिए एक आंशिक परमाणु परीक्षण रोक संधि की गई। तीसरी जो बात हुई वो थी 1968 में एक बार फिर से निशस्त्रीकरण प्रयास के रूप में दोनों देशों के बीच परमाणु प्रसार रोक संधि हुई। तो इस तरह से ये 3 प्रयास इसमें बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें से 2 प्रयास थे परमाणु शक्ति पर रोक लगाने के लिए और एक प्रयास था बातचीत का मार्ग खुला रखने के लिए। तो ये तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण था। अब आते हैं इसके चौथे चरण पर। इसके विकास का जो चौथा चरण है, जिससे शीत युद्ध कम हुआ और विश्व में युद्ध की संभावनाएं कम हुई, वो चौथा चरण है 1970 से 1979 का। ये जो चरण था इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इन घटनाओं में सबसे पहली बात जो हुई वो थी मॉस्को बोन समझौता 1970। मॉस्को बोन समझौता जो था, इसमें सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तो ये बात हुई इस संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करते समय। दूसरी बात जो इसमें आई वो थी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सीमाओं सहित यूरोप में जो मौजूदा राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन्हें दोनों राष्ट्र स्वीकार करेंगे। तो इस तरह दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव का जो मुद्दा था वो जर्मनी के मौजूदा स्वरूप और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रीय सीमाओं को आधार बनाकर था। इस समझौते के हो जाने के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच झगड़े का एक महत्वपूर्ण बिंदु एक तरह से खत्म हो गया।
दूसरा जो समझौता हुआ इस दौर में वो था कोरिया समझौता 20 अगस्त 1971। शीत युद्ध के दौरान अगर हम देखें तो जो कोरिया की भूमि थी वहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता बनी हुई थी। लेकिन 20 अगस्त 1971 को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच एक बैठक हुई और इसमें ये कहा गया कि दोनों कोरिया यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कोरिया युद्ध के दौरान जो कोरिया वासियों में से लगभग 1 करोड़ मित्र और रिश्तेदार बिछड़ गए थे उनकी अदला बदली की जाएगी। इसके लिए 4 जुलाई 1972 को दोनों कोरियाई राज्यों के बीच में समझौता हुआ और ये कहा गया कि एक दूसरे को कमज़ोर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। और उसके बाद एक आयोग गठित किया गया जिसने क्षेत्र में तनाव को कम करने में बहुत सारे सुझाव दिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी बर्लिन समझौता। बर्लिन समझौता अगस्त 1971 में हुआ था। बर्लिन समझौते में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में ये समझौता किया गया था और इसमें ये तय किया गया था कि अब पश्चिम बर्लिन के जो लोग हैं वो पूर्वी बर्लिन में जा सकेंगे। 3 सितंबर 1971 के समझौते में 4 बातें तय हुई। पहली बात थी कि बर्लिन तक और बर्लिन से असैनिक आयात। दूसरी बात थी संघीय जर्मनी के साथ पश्चिम बर्लिन के संबंध। तीसरी बात थी बर्लिन के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वी जर्मनी के साथ संचार संबंध स्थापित किए जाएंगे। और चौथी बात थी बर्लिन का विदेशों में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस चौथे चरण की चौथी महत्वपूर्ण बात थी अनेक द्विपक्षीय समझौते किए गए। ये 1971 में किए गए थे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जिनके माध्यम से देतांत की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र हुई थी। सबसे पहला समझौता था फरवरी 1971 में। दोनों ने समुद्री सतह से व्यापक विनाश के अस्त्रों को छोड़ना निषिद्ध कर दिया। दूसरा था मई 1971 में उन्होंने उस ढांचे पर सहमति प्रकट की जिसने सॉल्ट वार्ताओं को फिर से प्रारंभ किया था। और तीसरा जो समझौता था, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी तीसरा जो समझौता था सितंबर 1971 में हुआ था और इसमें 3 महत्वपूर्ण समझौते साथ साथ किए गए थे। पहला था जीवाणु और विषैले अस्त्रों के उत्पादन और स्वामित्व संबंधी समझौता। दूसरा था हॉटलाइन को अधिक विश्वसनीय बनाने संबंधी समझौता, जैसा कि हमने बात की थी कि ये पहले चरण में हुआ था हॉटलाइन का जो समझौता था। और तीसरा था परमाणु युद्ध का खतरा कम करने के लिए सूचना और विचार विमर्श संबंधी समझौता। पांचवी बात जो चौथे चरण की थी वो थी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य समझौता। ये 8 नवंबर 1972 में किया गया था। इसमें शक्ति का संघर्ष जो अभी तक चला आ रहा था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को समर्थन देने के बहाने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का, उस पर एक तरह से रोक लगी। 8 नवंबर 1972 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए और दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अनेक क्षेत्रों में सहयोग का वायदा किया। एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता इस समझौते की, इस संधि की थी वो थी कि समस्या के हल के रूप में दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे के खिलाफ धमकी या शक्ति प्रयोग के उपायों को सदा के लिए त्याग दिया। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी दोनों बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता स्वतः ही खत्म हो गई। छठी जो चौथे चरण की महत्वपूर्ण बात है वो है मास्को शिखर सम्मेलन। 22 मई 1972 को तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन मास्को पहुंचे। वहाँ उन्होंने सोवियत शासक ब्रेजनेव और अन्य लोगों के साथ में बातचीत की। लंबे समय तक ठहरे, 7 दिन तक ठहरे और कई विवादास्पद मामलों पर दोनों के मध्य वार्ताएं हुई। इसमें जो 29 मई 1972 को अमेरिका और सोवियत संघ ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा गया परमाणु शक्ति को सीमित करने के लिए सॉल्ट एक संधि की गई। इसमें प्रक्षेपास्त्र विरोधी शस्त्रों को सीमित करने संबंधी संधि थी
और दूसरी थी सामरिक आक्रामक शस्त्रों के परिसीमन संबंधी कुछ उपायों पर आंतरिक समझौता। इस तरह से ये पहला जो समझौता था वो समझौता अनिश्चित काल के लिए था, और दूसरा जो समझौता था जिसमें सामरिक आक्रामक अस्त्रों के परिसीमन संबंधी उपाय थे, ये 5 साल के लिए किया गया था। इस तरह से कुछ बातों को इसमें स्वीकार किया गया, और ये थी कि जैसे 1 जुलाई 1972 के बाद नए अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जाएगा। एक तरह से हम ये माने कि परमाणु शक्ति को सीमित किया जा रहा था। कोई भी पक्ष हल्के या पुराने किस्म के भू प्रक्षेपास्त्र स्थलों का सुधार कर उन्हें भारी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग के योग्य नहीं बनाएगा, यानी सैनिक अड्डे भी दोबारा नहीं बनाए जाएंगे। दोनों पक्ष पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपक और प्रक्षेपास्त्र युक्त आधुनिक पनडुब्बियां नहीं बनाएंगे। अंतरिक्ष संधि की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने आक्रामक प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपकों का आधुनिकीकरण करने या वैकल्पिक अस्त्र बनाने का अधिकार अपने पास रखा। संधि के परिचालन की जांच के लिए हर राष्ट्र केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के मान्य सिद्धांतों के अनुसार ही विधियां बनाएगा। तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी जो बात इसमें थी वो थी व्यापारिक और आर्थिक संबंध। अमेरिका और सोवियत संघ ने व्यापारिक और आर्थिक संबंध बनाने के लिए एक संयुक्त व्यापारिक आयोग बनाने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त समुद्री मामलों पर समझौता किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की बात की गई। अंतरिक्ष में जो दुर्घटनाएं हो रही थी उनको रोकने के लिए शांतिपूर्ण अनुसंधान के लिए समझौता किया। कुछ हद तक हम ये कहें कि जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान में भी दोनों ने मिलकर के कार्य करने की बात कही। अब आते हैं 7वें बिंदु पर, जो कि चौथे चरण की विशेषताओं में आती है। यह है 1972 में कुछ द्विपक्षीय समझौते किए गए। इन द्विपक्षीय समझौतों में अगस्त 1972 में सोवियत संघ ने अमेरिका से एक बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए समझौता किया। 18 अक्टूबर 1972 को दोनों देशों में एक व्यापार संधि हुई, जिसके तहत सोवियत संघ ने वायदा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका से जो उधार पट्टा ऋण लिया था वो उस धनराशि को चुका देगा। इसके अतिरिक्त एक और संधि हुई जिसमें ये तय हुआ कि अगले 3 वर्षों में दोनों का व्यापार 3 गुना मिलाकर के बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से व्यापार के मामले में भी दोनों के मध्य द्विपक्षीय समझौते हुए। चौथे चरण की 8वीं महत्वपूर्ण बात थी ब्रेजनेव की अमेरिका यात्रा। 1973 में ये यात्रा की गई। 18 जून 1973 सोवियत शासक ने 9 दिवसीय यात्रा की, और इस 9 दिवसीय यात्रा में ये स्वीकार किया सैद्धांतिक तौर पर दोनों देशों ने कि 1974 तक वे परमाणु आयुधों के निर्माण पर स्थायी रोक लगा देंगे, परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग करेंगे। दोनों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विश्वास दिलाया, और उनके बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त हुआ। एक संधि में दोनों ने ये भी संकल्प किया कि उनमें से कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा और न ही एक दूसरे और उनके साथी राष्ट्रों को किसी भी प्रकार की धमकी देगा। तो एक तरह से जो शक्ति संतुलन परमाणु शक्ति आने से हुआ था वो भी एक तरह से इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, और इसीलिए दोनों राष्ट्र शक्ति के परीक्षण, उसके प्रयोग पर निरंतर संधियां करते जा रहे थे। चौथे चरण का 9वां महत्वपूर्ण बिंदु है निक्सन की सोवियत यात्रा। 27 जून 1974 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन फिर से सोवियत यात्रा पर गए। ये 2 महाशक्तियों के बीच एक तरह से हम कहें तीसरा शिखर सम्मेलन था। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी या उपलब्धियां थी वो हैं, दोनों देशों ने जवाबी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों और आक्रामक परमाणु अस्त्रों को सीमित करने और भूमिगत परीक्षणों पर कुछ प्रतिबंध लगाने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी 1972 में व्यापार समझौते के पूरक के रूप में एक 10 वर्षीय व्यापार समझौता किया गया। इसके तहत दोनों पक्षों के मध्य आर्थिक संस्थाओं के बारे में जानकारी का
हर वर्ष आदान प्रदान करना भी तय हुआ। अगली जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है वो है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। ये सम्मेलन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 3 जुलाई 1975 को शुरू हुआ था और 1 अगस्त 1975 को ये खत्म हुआ। इसमें अमेरिका सहित यूरोप के 35 देशों ने भाग लिया। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाले और एक तरह से ये कहें कि युद्ध को समाप्त करने में और शांति की शर्तों को परिभाषित करने में ही नहीं बल्कि शांति के आधार को मजबूत करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस सम्मेलन ने निभाई। अगली जो महत्वपूर्ण बात थी चौथे चरण की वो थी व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन। व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन जो था ये उस समय हुआ जब अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए। निक्सन के त्यागपत्र के बाद राष्ट्रपति फोर्ड बने। सोवियत संघ के साथ देतांत प्रक्रियाओं को एक तरह से शिखर सम्मेलन के राजनय के द्वारा और ज़्यादा गति मिली। 23-24 नवंबर 1974 को व्लादिवोस्तोक में सोवियत संघ और अमेरिकी शासक यानी सोवियत संघ से ब्रेजनेव और अमेरिका से राष्ट्रपति फोर्ड मिले और इस शिखर वार्ता में दोनों ने सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौता 2 जिसे हम सॉल्ट 2 के नाम से जानते हैं उसकी रूपरेखा तैयार की गई और जून 1975 में ब्रेजनेव की अमेरिकी यात्रा के समय प्रस्तावित समझौते पर इस पर हस्ताक्षर करने की बात भी की गई। यह समझौता 1977 में सॉल्ट 1 जो 1972 में हुआ था कि अवधि समाप्त होने पर लागू होना था और 1985 तक लागू रहना था। अगली जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी अंतरिक्ष से संबंधित। चौथे चरण में ही अपोलो और सोयुज जो 2 अंतरिक्ष विमान थे उन दोनों ने अंतरिक्ष की कक्षा में आकर एक दूसरे से इनका मिलन हुआ 17 जुलाई 1975 को। इससे एक तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में या हम कहें कि शांति के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है जो देतांत के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण घटना है। दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में एक दूसरे का अभिवादन किया। तो ये न केवल राजनीतिक घटना है बल्कि ये राजनीति से ऊपर एक सहयोग का परिचायक है आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगली जो घटना हुई चौथे चरण में वो है वियना में सॉल्ट 2 समझौता। मई 1979 को वियना में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने सॉल्ट 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसमें सामरिक शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों की संख्या और किस्म पर सीमा लगा दी गई, यानी कि वो कैसे होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी ये निश्चित कर दी गई। हालांकि दोनों देश नए प्रक्षेपास्त्र बना सकते हैं, परमाणु शक्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या को निश्चित कर दिया गया। इसके साथ साथ हथियारों की होड़ में और उसकी कमी के लिए सोवियत संघ और अमेरिका ने अगले समझौते सॉल्ट 3 के लिए बातचीत जारी रखी। तो इस तरह से जो चौथा चरण था देतांत का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसने दोनों महाशक्तियों के बीच काफ़ी सामरिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी महत्वपूर्ण सहयोग को प्रकट किया। ये जो देतांत की घटना हुई, अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या रहा, यानी जो लंबे समय तक शीत युद्ध चला और शीत युद्ध के बाद जो देतांत आया इसका क्या प्रभाव रहा। इसको हम 2 रूपों में देखेंगे, एक है लाभकारी प्रभाव और एक है हानिकारी प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका लाभकारी प्रभाव। पहला प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आई। जैसा कि हम लगातार पढ़ रहे हैं कि इससे जहां सहयोग की भावना बढ़ी तो निश्चित रूप से कोरिया, वियतनाम और जर्मनी जैसे जो तनाव के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में काफ़ी हद तक कमी आई। दूसरा है तीसरे महायुद्ध के खतरे से मुक्ति मिली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी जब परमाणु शक्ति का प्रयोग हुआ और उसके बाद में जब सोवियत संघ ने भी परमाणु शक्ति अपनी विकसित कर ली और लगातार दोनों अपने खेमों की शक्ति को बढ़ा रहे थे तो उस समय तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बन गया था। तो ऐसी स्थिति में देतांत ने उस शीत युद्ध के बाद की स्थिति में तृतीय विश्व युद्ध के खतरे से मुक्ति दिलाई।
तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई वो थी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत की। खास करके सोवियत संघ ने जब इसकी परिभाषा की, देतांत की, तो उसने इसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के रूप में ही कहा और विभिन्न संधियों ने इस बात को सिद्ध भी किया। चौथी जो महत्वपूर्ण बात हुई या फ़ायदा हुआ इसका, वो था निशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करना। देतांत के दौरान विभिन्न संधियां हुई। 1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण रोक संधि, 1968 की परमाणु अस्त्र प्रसार रोक संधि, 1972 की सॉल्ट 1 और 1979 की सॉल्ट 2। तो इस तरह से ये संधियां जो हुई ये निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला आता है शस्त्रीकरण की बजाय जन कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान देना शुरू हुआ, क्योंकि दोनों राष्ट्रों ने शीत युद्ध के दौरान सैनिक अड्डे बनाने और सैनिक शक्ति को विकसित करने के लिए और अपने खेमे के राष्ट्रों को मजबूत करने के लिए शस्त्रीकरण पर बहुत धन व्यय किया था, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी और देश की जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन देतांत के दौरान जब शस्त्रीकरण पर रोक लगने लगी तो इन देशों में जन कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया जाने लगा, जिसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य था, पर्यावरण था आदि इन कार्यों पर ध्यान दिया जाने लगा। अगला आता है महाशक्तियों के बीच वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि दोनों राष्ट्रों के मध्य बहुत सी संधियां हुई। 1970 के बाद सहयोग और समझौते हुए जो कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी थे, आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में भी थे। 1972 की मास्को शिखर वार्ता में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की घोषणाएँ हुई। 1972 में ही सोवियत संघ ने अमेरिका से गेहूँ खरीदा। 1974 में निक्सन की मास्को यात्रा हुई। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी योजनाएं आई। हेलसिंकी घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की घोषणाएं हुई और एक और जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1975 में अपोलो सोयूज का अंतरिक्ष में मिलन, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगला जो लाभ हुआ इसका वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावशाली ढंग से कार्य करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार वीटो के प्रयोग से उसकी भूमिका नगण्य हो चली थी, खास करके सुरक्षा परिषद की। लेकिन जब देतांत की स्थिति आई तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग कम हुआ और धीरे धीरे विभिन्न राष्ट्रों को इसमें बिना भेदभाव के सदस्यता मिलने लगी और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में तृतीय विश्व के राष्ट्र भी प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका निभाने लगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी इस दौरान गुटनिरपेक्ष देशों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ये वो राष्ट्र थे जो दोनों गुटों में शामिल नहीं थे और जो सच था उसको कहने की शक्ति रखते थे। तो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनकी एकता बढ़ी इस दौरान और वो एक आवाज़ की तरह विश्व में उभर करके सामने आए। इसके साथ साथ मानवाधिकार आंदोलन शुरू हुआ। सोवियत संघ ने लौह आवरण की जो नीति थी उसमें ढील दी, मानवाधिकार से संबंधित आंदोलन शुरू हुए और दोनों महाशक्तियों ने हेलसिंकी में जो सम्मेलन हुआ था उसमें तीसरी डलिया के तहत अनेक घोषणाएं की। तो ये थे इसके कुछ अच्छे प्रभाव, लाभकारी प्रभाव। अब देखते हैं इसके हानिकारक प्रभाव। तो सबसे पहला हानिकारक प्रभाव है इसका कि सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा के आधार पर और अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर प्रभाव क्षेत्रों का विभाजन कर दिया। दूसरा था विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में तीसरी दुनिया की भागीदारी की उपेक्षा की गई और दोनों राष्ट्र मिलकर के ही संधि और समझौते करते रहे। तीसरा जो हानिकारक प्रभाव था इसका, जो घटना थी वो थी महाशक्ति और तीसरी दुनिया के देशों में टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया के देशों का वर्चस्व बढ़ा और इसलिए अब सैनिक संधियों से भी ये राष्ट्र अलग हो गए और सोवियत संघ में भी ये अपनी शक्ति रखते थे, इसलिए मतदान के आधार पर अपनी बात मनवाने की इनमें उत्सुकता भी थी। तो ये कुछ इसके प्रभाव थे जिसमें लाभकारी प्रभाव ज़्यादा है। अब देखते हैं इसकी आलोचना हम कि देतांत में क्या कमियां थी मुख्य रूप से। सबसे पहली कमी इसकी है कि शक्ति संतुलन के गलत सिद्धांत का परिष्कृत रूप था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समाज को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी और कुछ अन्य कारणों से यथास्थिति को भी दोनों राष्ट्रों ने बनाए रखने की कोशिश की थी। दूसरी आलोचना जो की जाती है वो है देतांत केवल यूरोप के देशों तक सीमित था, विश्व के अन्य भागों में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं था।
अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और करीबियाई क्षेत्र के जो देश थे उसमें इतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं था। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो है देतांत की दिशाहीनता। इसकी कोई पूर्ण परिभाषा, उद्देश्य या साधन नहीं था। सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया और इसलिए दोनों के मध्य मतभेद इसमें बने रहे। चौथी जो आलोचना है वह स्थायी शांति के कोई बहुत ठोस प्रयास इसमें नहीं किए गए। हालांकि संधि और समझौते किए गए, उनसे कुछ हद तक घनिष्ठता भी बढ़ी दोनों राष्ट्रों के मध्य, लेकिन ये अस्थायी प्रभाव ही माना जा सकता है। अगला आता है तनाव के क्षेत्र आज भी दोनों देशों के बीच मौजूद हैं और आज भी हम देखते हैं जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, जो तेल क्षेत्र है, वहाँ आज भी तनाव मौजूद है। इसके अतिरिक्त तनाव के नए क्षेत्र बार बार उभरते रहते हैं और उनके माध्यम से काफ़ी हद तक दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना प्रासंगिक है कि शीत युद्ध के बाद एक तरह से विश्व में जो भय का वातावरण बन गया था और तृतीय विश्व के राष्ट्रों को अपने खेमे में लाने की जो होड़ लगी थी, उसे देतांत ने काफ़ी हद तक खत्म करने में सफलता पाई थी।